26 फरवरी को महाकुंभ का आखिरी स्नान है। सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। अब तक संगम तट पर 59 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि संगम का पानी स्नान करने के लायक नहीं है। सवाल है कि क्या वाकई ये सच है? रिपोर्ट को लेकर पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर ने भी जवाब दिया है। उन्होंने दावा किया है कि संगम का पानी न केवल नहाने लायक है बल्कि एल्कलाइन वाटर जितना शुद्ध है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर और प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी, जो वैज्ञानिक और पर्यावरणविद हैं। उन्होंने गंगा नदी पर गहरी रिसर्च की है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सच क्या है, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। तारीख 17 फरवरी 2025। महाकुंभ के शुरू हुए करीब 35 दिन गुजर चुके थे। 50 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान कर लिया था। तभी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ की एक टिप्पणी आती है कि संगम का पानी नहाने लायक नहीं है। 3 फरवरी को सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड ने एनजीटी में एक रिपोर्ट दाखिल कर दावा किया कि संगम का पानी आचमन की तो छोड़िए, नहाने लायक भी नहीं। अब चलिए साइंस की कसौटी पर हम परखने की कोशिश करते हैं और ये पता लगाते हैं कि क्या सच में संगम का पानी आचमन और स्नान के लायक भी नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ वैज्ञानिक विमर्श करने वाले पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार सोनकर ने अपनी लैब से ही सीपीसीबी की रिपोर्ट को चुनौती दे डाली। अंडमान में कार्यरत मरीन एक्वाकल्चर के इस वैज्ञानिक ने अपनी लैब में साबित कर दिया कि गंगा का पानी न केवल स्नान योग्य है बल्कि अल्कलाइन वाटर जैसा शुद्ध भी है। मैं लगातार जब से कुंभ शुरू हुआ है जो है कुछ दिनों पर वाटर की सैंपलिंग कर रहा हूँ। कई घाटों पर जाकर के वहाँ से पानी का स्पेसिमेन ला करके लैब में टेस्ट कर रहा हूँ। तो आज तक मुझे इस तरह की बैक्टीरियल ग्रोथ जो कि रोगमय हो ये मुझे देखने को नहीं मिली। परसों ये रिपोर्ट आई तो कल शाम को मैंने जा करके संगम के जो नोज है वहाँ से और अरैल घाट के जगह से 5 घाटों से वाटर सैंपल लिए। वहाँ पर मैंने ये पाया कि जब मैं 12 तारीख को पिछली बार जो है सैंपलिंग की थी तब से अब में पानी का स्तर बहुत गिरा हुआ था, बहुत नीचे था और गंदगी बहुत। डॉक्टर सोनकर पिछले 3 महीने से संगम के पानी पर शोध कर रहे। अपने लैब में पानी की शुद्धता को उन्होंने कई बार साबित भी किया है। लेकिन जब 17 फरवरी को एनजीटी से खबर आई तो सोनकर एक बार फिर अलग अलग जगहों से सैंपल इकट्ठा करने अपने लैब ले गए। जब मैंने प्राइमरी उसकी टेस्ट की तो सबसे पहले मैंने उसकी पीएच वैल्यू देखी, क्योंकि पीएच कोई भी पानी में अगर बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाए तो बैक्टीरिया उसके अंदर एसिड बनाता है, लैक्टिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड वो प्रोड्यूस करता है एज ए बाय प्रोडक्ट। तो पानी एसिडिक हो जाता है। पानी किसी भी हालत में एसिडिक ही होगा अगर जहां बैक्टीरियल ग्रोथ है। तो देख करके मैं चमत्कृत हो गया कि वो पानी एल्कलाइन था। तब सोनकर ने पहले के मुकाबले पानी में अंतर तो पाया, लेकिन पानी की शुद्धता में कोई कमी नहीं दिखी। पानी के सैंपल को उन्होंने माइक्रोस्कोप से भी परखा और पाया कि गंगा जल में 1100 तरह के बैक्टीरिया फोज मौजूद हैं, जो किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को मार देते हैं। ऐसे ही उसकी पीएच वैल्यू देखी तो 8+ उसकी जो है पीएच वैल्यू थी। तो मैं सरप्राइज हो गया कि अगर इसमें इतनी भयानक तरीके से जैसा कि कहा जा रहा है अगर बैक्टीरियल ग्रोथ है तो पानी अल्कलाइन कैसे है। उसके बाद मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसका नाइट्रोजन, उसके अंदर अमोनिया, दूसरी चीज़ें जितनी भी मैं अपने लैब में मेरी फैसिलिटी थी मैंने टेस्ट किया। और जब मैंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे उसको देखा, अभी मैं आपको पानी संगम का दिखाता हूँ, तो उसके अंदर मुझे 99% बैक्टीरिया मरे हुए सिर्फ दिखाई दिए। अच्छा। डेड, हाँ। और वो बैक्टीरियोफेज का इम्पैक्ट था जो मैंने इसके पहले रिपोर्ट दी थी कि बैक्टीरियोफेज गंगा के पानी में पाया जाता है। तो जैसे ही बैक्टीरियल ग्रोथ होती है बैक्टीरियोफेज पैदा होते हैं और वो सारे बैक्टीरिया को मार देते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें इंसर्ट करके। 5 करोड़ श्रद्धालुओं के स्नान के बाद पानी में बैक्टीरिया ग्रोथ स्वाभाविक है, लेकिन जितनी तेजी के साथ बैक्टीरियल ग्रोथ हुई उतनी ही तेजी के साथ बैक्टीरिया फेज ने उन्हें मारना शुरू कर दिया, कि जिसकी वजह से संगम का पानी दूषित नहीं हुआ और वो आचमन के लायक भी बना रहा और स्नान के लायक भी।
मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाखों करोड़ों लोगों का पानी में प्रवेश करने से बहुत ही तीव्र, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, लेकिन उसको तुरंत जो है बैक्टीरियोफेज ने कंट्रोल कर लिया लगातार। आप सोच के देखिए कि कुंभ शुरू होने से पहले भी सरकारी रिपोर्ट आई थी कि पानी आचमन योग्य और उसके जो है स्नान योग्य नहीं है, रोगकारी है। तो उसी समय मैंने वाटर सैंपलिंग की थी और मुझे ऐसे कोई अवयव उसमें नहीं मिले जिसको मैं कह दूं कि ये हेल्थ के लिए खतरनाक है। पानी में फीकल कैलिफॉर्म ज्यादा होने का मतलब कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम, मसलन दस्त, उल्टी और पेट में ऐंठन, त्वचा और आंखों में संक्रमण भी। क्या अब तक संगम में डुबकी लगा चुके 58 करोड़ श्रद्धालुओं के साथ भी कुछ ऐसा ही हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है? संगम के पानी को प्रदूषित बताने वाली रिपोर्ट को लेकर यूपी सरकार भी हैरान है। सीएम योगी ने तो विधानसभा में साफ कर दिया कि पानी को लेकर किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं। सनातन धर्म के खिलाफ, मां गंगा के खिलाफ, भारत की आस्था के खिलाफ या महाकुंभ के खिलाफ कोई भी अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई झूठा वीडियो दिखाते हैं, तो इन 56 करोड़ लोगों की आस्था के साथ एक खिलवाड़ है, भारत की सनातन आस्था के साथ खिलवाड़ है। और मैं विनम्रता से कहूंगा, ये आयोजन किसी पार्टी विशेष का नहीं था, किसी सरकार का नहीं था। मैं तो बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि आयोजन समाज का। सवाल है कि आस्था के महाकुंभ जब खत्म होने को आया तभी ये रिपोर्ट क्यों आई? पानी की शुद्धता की जांच पहले क्यों नहीं की गई? और दूसरी बड़ी बात, आखिर क्या वजह है कि तमाम साइंटिस्ट सीपीसीबी के उलट संगम के जल को शुद्ध बता रहे? क्या सच में महाकुंभ को बदनाम किया जा रहा है? तो हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर और वैज्ञानिक प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी। डॉक्टर सोनकर, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, आपको सर क्या वजह लगती है सीपीसीबी गलत आंकड़े के साथ तथ्य एनजीटी में क्यों रखेगी? नहीं, मैं अब उनके जो है बारे में क्या कमेंट करूं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि नवंबर में ही रिपोर्ट आई थी कि जो है पानी बहुत ही रोगमय है, किसी भी तरह से वो स्नान योग्य या पीने योग्य नहीं है, उसमें बीमारियां हैं। इसी वजह से मैंने जो है डिसाइड किया था कि मैं पानी को खुद अपने लैब में टेस्ट करूंगा। और जब मैंने टेस्ट किया तो मुझे ऐसे कोई जीवाणु, ऐसे कोई रोगाणु नहीं मिले जिसके लिए मैं कहता कि जो है ये पानी सेफ नहीं है उसके लिए। जबकि मैं जानता था कि बैक्टीरियोफेज एक्टिविटी होती है गंगा के पानी में, जो बैक्टीरिया को मार करके पानी को अपने आप फिर से रिस्टोर करके खुद को शुद्ध कर लेती है। तो जब भी स्नान हो रहा था, लाखों करोड़ों लोग नहा रहे थे, तो उसी समय मैं पानी का सैंपल लेता था और मैं लाइव होते हुए देख रहा था कि किस तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है और वो मारे जा रहे हैं। यहाँ मैं एक बहुत छोटी सी टेक्निकल पॉइंट्स आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए, अगर पानी, गंगा का पानी पूरी तरीके से कंटामिनेशन फ्री कर दिया जाए कि उसके अंदर कोई गंदगी नहीं आ रही है, कहीं से कोई गंदगी नहीं पहुंच रही है, पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, इस कंडीशन में भी अगर करोड़ों लोगों को आप उतार देंगे पानी के अंदर, तो वो पानी गटर के पानी से भी ज़्यादा कंटामिनेटेड और प्रदूषित हो जाएगा। क्योंकि एक एक इंसान उस जो है खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रदूषक है और उसके शरीर से बहुत सारे बैक्टीरियाज, बहुत सारे रोगाणु जो है पानी में पहुंचते हैं। तो ये बात कहना, अगर आप टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि आपको सिर्फ कॉलीफॉर्म बैक्टीरियाज मिले, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया मिला, वो जो सीवर का जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है, तो आपको ह्यूमन बॉडी से जो है पहुंचे हुए बैक्टीरिया क्यों नहीं मिले आपके टेस्ट में? उसका जिक्र आपने क्यों नहीं किया? लेकिन जो मेरा बुनियादी सवाल था सर वो ये कि जब डॉक्टर अजय सोनकर सीपीसीबी की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा करते हैं तो वो दरअसल में केंद्र सरकार की एक स्थापित संस्था की रिपोर्ट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
जो वैलिड हो सकता है। आपने अपने अनुभव के आधार पर ऐसा किया। बुनियादी सवाल यही था कि सीपीसीबी आखिर ऐसा क्यों कर रही होगी। प्रोफेसर त्रिपाठी, यही सवाल मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एक संस्था की गलत रिपोर्ट का मामला नहीं है, ये उन 59 करोड़ लोगों की आस्था का भी मामला है जो अब तक डुबकी लगा चुके हैं, और कई और करोड़ लोग जो डुबकी लगाएंगे, और बाकी हर सनातनी जो जाना तो चाह रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है। डॉक्टर त्रिपाठी। देखिए, जब गंगा के प्रदूषण की हम बात करते हैं, मैं 1972 से गंगा प्रदूषण के ऊपर मैं काम कर रहा हूं जी। जब हम प्रदूषण की बात करते हैं तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि गंगा की वाटर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कौन कौन से तत्व उसके आवश्यक होते हैं। तो गंगा के पानी में बैक्टीरियोफाज जाता है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। इसी के साथ साथ बहुत से मिनरल्स आते हैं हिमालयन क्षेत्र से जो कि पानी में मिले होते हैं, और मेडिसिनल अल्कलाइड्स की भी क्वांटिटी उसके अंदर मिली हुई होती है। तो कई पैरामीटर हैं जिन पैरामीटर को एक साथ एनालाइज करने के बाद ही हम ये कह सकते हैं कि गंगा का पानी प्रदूषित है या नहीं प्रदूषित है। आपके हिसाब से कैसा है सर संगम का पानी, प्रयागराज का पानी? कि उन्होंने कहा है कि फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा फेकल कोलिफॉर्म की मात्रा संगम में बहुत ज्यादा पाई गई है। अब एज ए साइंटिस्ट मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रदूषण हम कहते किसको है। दो वर्ड हैं, एक प्रदूषण है, एक कंटामिनेशन है। जब भी पानी में कोई चीज मिल जाती है तो उसको हम कंटामिनेशन की संज्ञा देते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब वह कंटामिनेशन इस लेवल पर पहुंच जाता है कि ह्यूमन हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करे, तब हम प्रदूषण की बात करते हैं कि हाँ, ये प्रदूषित हो चुका है। यहां जो हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ह्यूमन सैंपल जिसको कि 58 करोड़ की संज्ञा दे सकते हैं, जिसमें कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आदमी हैं, जवान हैं, ये सारे लोग स्नान कर रहे हैं, और एक भी रिपोर्टिंग ऐसी नहीं आ रही है कि किसी को हैजा हुआ, पीलिया हुआ, वोमिटिंग हुई या किसी प्रकार की कोई बीमारी हुई। आपने देखा होगा कि हमारे तमाम वीआईपीज, राजनेताओं ने भी आम आदमी के साथ साथ स्नान किया इस कुंभ में, और किसी को भी किसी के हेल्थ को कोई एडवर्स इफेक्ट अभी तक रिपोर्टेड नहीं है जी। तो एज ए साइंटिस्ट हमारा मानना है कि यदि यह बात सत्य है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो कहा है कि फेकल कोलिफॉर्म की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ऐसी स्थिति में गंगा के पानी की और फिर भी किसी पर कोई बुरा असर नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में गंगा के क्वालिटी का फिर से एनालिसिस प्रॉपर डिटेल में होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम मानकों की बात करते हैं तो हमें मानक बदलते रहते हैं, बॉडी के रेजिस्टेंस के आधार पर मानक करता है। कुछ लोगों के जहन में कुछ बुनियादी सवाल हो सकते हैं, मतलब दिल्ली में अगर यमुना नदी के किनारे छठ पूजा पर हाईकोर्ट रोक लगाता है ये कहते हुए कि यमुना का जल बहुत प्रदूषित है, सेहत पर असर पड़ सकता है, तो वही यमुना प्रयागराज तक पहुंचते पहुंचते कैसे शुद्ध हो जाती है? वो राष्ट्रीय नदी मां गंगा जो कानपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषित होती है, वो प्रयागराज तक पहुंचते पहुंचते आचमन के लायक कैसे हो जाती है? ये कुछ लोगों के जहन में सवाल हो सकते हैं कि अगर दिल्ली में यमुना प्रदूषित है तो प्रयागराज में साफ कैसे? अगर कानपुर में गंगा प्रदूषित है तो फिर प्रयागराज में साफ कैसे? डॉक्टर सोनकर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जगह जगह पर बहुत सारे, कहीं कम कहीं ज़्यादा, गंगा के अंदर बहुत सारे कंटामिनेशन हो रहे हैं, गंगा को चोट पहुंचाई जा रही है। कहीं पर इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो रहा है, कहीं पर जो है बहुत सारी गंदगी उसमें जा रही है, तरह तरह के कंटामिनेशंस होते हैं। लेकिन गंगा के अंदर अपने आप को हील करने की, रिवाइव करने की जो प्रॉपर्टी है, उससे वो अपने आप को फिर से रिवाइव कर लेती है। कई बार पानी, गंगा के पानी में आपने नोटिस किया होगा कि उसका रूप जो है मटमैला जैसा होता है जी, और यमुना का पानी आपको हरा रंग का दिखाई देगा, जो क्लीन दिखाई देता है, उसमें आपको टर्बिडिटी बहुत कम दिखाई देती है। बिल्कुल। तो आप फिजिकली कह सकते हैं कि यमुना का पानी देखिए साफ है, गंगा का पानी गंदा है जी। तो लेकिन ऐसा नहीं है। गंगा का जो पानी है यमुना से मिलने के बाद इसका बहुत ही बेहतरीन असर यमुना के पानी पर भी पड़ता है।
कि उसके अंदर की जो बहुत सारी कंटामिनेशंस हैं या बहुत सारे जो ये जीवाणु हैं, रोगाणु हैं, वो मारे जाते हैं गंगा के बैक्टीरियोफेज से। ठीक है। और यमुना की जो बात है, यमुना को गंगा से आप तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जो बैक्टीरियोफेज पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि गंगा एक ऐसी नदी है जिसमें 1100 प्रजातियां पाई जाती हैं बैक्टीरियोफेज की, जो किसी भी नदी में इतनी वेराइटी, इतनी स्पीसीज नहीं पाई जाती बैक्टीरियोफेज की। बिल्कुल। और मैं आपको एक बहुत टेक्निकल बात बताना चाहता हूं कि जिस जो है ये कॉलीफॉर्म, फीकल कॉलीफॉर्म की बात की जा रही है, ये एसिड प्रोड्यूसिंग जो है बैक्टीरिया होती है। अगर इसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होगा तो पानी एसिडिक हो जाएगा, अल्कलाइन नहीं रहेगा, पहली चीज। और पानी गंगा का अल्कलाइन है। लेकिन डॉक्टर सोनकर, माफ कीजिए, मैं रोक रहा हूं आपको। दूसरी बात क्या है डॉक्टर सोनकर, दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है कि आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे सर। माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। सीपीसीबी की जो रिपोर्ट है वो मैंने खोली हुई है। फीकल कॉलीफॉर्म का वो जो अलग अलग दिन में आंकड़ा जारी करते हैं, फीकल कॉलीफॉर्म 20 जनवरी को उनके मुताबिक संगम पर लगभग 49,000 था। सर, क्या ये सही हो सकता है? अगर ये 49,000 की फिगर है तो क्या ये सही है, खतरनाक है, सामान्य है? पर एमएल जी 49,000 कितना पर एमएल था? सर, मैं जानकारी बहुत ज्यादा नहीं रख पाता हूं, लेकिन ये पर 100 ml जो है 50 संभवतः पर 100 ml है सर। ओके, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं। ये जो डेंसिटी है, जो उनका कहना है कि नॉर्मल लेवल से ये बहुत ज़्यादा था, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि मैंने जब अब सैंपलिंग की, मेरे स्पेसिमेन में इस तरह की कोई चीज घातक स्तर पे नहीं पाई गई। ठीक है। अब उन्होंने कहां से सैंपल लिया, संगम से, कहां से सैंपल उठाया, क्या आधार था? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उनके सैंपल में जो है फीकल कॉलीफॉर्म ही क्यों मिला? ह्यूमन बॉडी से जो कंटामिनेशन हो रहा था, उसके बैक्टीरियाज जो स्किन माइक्रोबायोम्स हैं, वो क्यों नहीं दिखाई पड़े, उसमें आइडेंटिफाई हुए? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जितना उसके अंदर सीवर का पानी जा रहा है, उससे लाखों गुना ज्यादा कंटामिनेशन लोगों के स्नान करने से हो रहा है, क्योंकि करोड़ों लोग उसके अंदर उतर रहे हैं, नहा रहे हैं, और उनमें से न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होगी और वो बीमार होंगे, ओल्ड एज होंगे, लेकिन किसी को भी आज तक ये सुनने को नहीं मिला कि कोई वाटर बॉर्न डिसीज या किसी तरह का संक्रमण किसी को हो गया हो। और जो वाटर बॉर्न संक्रमण होता है, इसी 20 जनवरी को तुरंत आते हैं कि पेट खराब हो गया, डायरिया हो गया। डॉक्टर सोनकर, जो सीओडी है वो लगभग 10 मिला और जो बीओडी है वो लगभग 2.25 मिला उसी घाट पर। तो क्या ये सामान्य है सर फिगर, या इसमें कुछ असामान्यता आपको नजर आती है कि अगर वहां पर फेकल कॉलीफॉर्म 49,000 है तो सीओडी और बीओडी इतना सामान्य होगा, या कम है, या ज्यादा है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर उनके रिपोर्ट के लेफ्ट से, अगर जो मैंने रिपोर्ट देखी अगर वही आपके हाथ में है, तो उनके लेफ्ट साइड में अगर आप जाएंगे और उसमें आप पीएच वैल्यू देखेंगे, तो उनके सारी सैंपलिंग की वैल्यू में वो एल्कलाइन जो है वाटर है, कोई भी 7 पीएस से नीचे नहीं है। आप देखिए उसके अंदर, अगर मैंने जो रिपोर्ट देखी वही अगर आपके हाथ में है, क्योंकि मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ चीजें इंटर रिलेटेड होती हैं, कि पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है, बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो वास्तव में जो पानी में ऑक्सीजन का लेवल है उसको बहुत कुछ वाटर की अल्कलाइनिटी पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे पानी अल्कलाइनिटी खोता जाता है, एसिडिक होता जाता है, ऑक्सीजन लेवल नीचे होता चला जाता है। एक तरफ तो आप कह रहे हो कंट्राडिक्शन है कि अल्कलाइन है पानी, दूसरी तरफ कह रहे हो कि ऑक्सीजन का लेवल कम है। तो मैं जितना देख पा रहा हूं, मेरे हाथ में रिपोर्ट नहीं है, लेकिन जो आप बता रहे हैं और जो दिखाई पड़ रहा है उससे मेरे को रिपोर्ट में आपस में विरोधाभास दिखाई देता है। आपको काफी ज्यादा विरोधाभास नजर आ रहा है। लेकिन प्रोफेसर त्रिपाठी, ठीक है सोनकर सर, मैं आऊंगा। प्रोफेसर त्रिपाठी, अभी 5 दिन और बचे हैं सर, लगभग 59-60 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं, आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इन 5 दिनों में जो बाकी श्रद्धालु हैं, जिनके मन में है कि हम जाएं एक बार संगम में डुबकी लगाएं, उनको जाना चाहिए? वैज्ञानिक लिहाज से आप क्या कहेंगे सर? देखिए, एक बात का जवाब मैं आपको दे दूं। आपने पूछा था कि यमुना यदि दिल्ली में और आगरा में प्रदूषित है तो इलाहाबाद में आकर के साफ क्यों हो जाती है।
उसका सीधा सा उत्तर मैं देना चाहता हूं कि जब वो मध्य प्रदेश के इलाके से होकर के यमुना बहती है तो वहां पर कोई इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट या बड़ा कोई शहर नहीं है जिससे सीवेज का इनकॉर्पोरेशन हो रहा हो, और ह्यूज क्वांटम बेतवा वगैरह से जो आता है उसकी वजह से डाइल्यूशन फैक्टर बढ़ जाता है, और डाइल्यूशन बढ़ने की वजह से प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है। ठीक है। अब आपने दूसरी बात कही कि इतना जब क्वालिटी उसकी है यदि बैक्टीरिया की, तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि पीएच अल्कलीन है तो बैक्टीरिया की मात्रा इतनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी बैक्टीरियल पॉपुलेशन बढ़ता है तो एसिडिटी बढ़ जाती है उसमें, और एसिडिटी बढ़ने का कारण क्या होता है कि बीओडी का मतलब होता है ऑर्गेनिक कंटेंट। ऑर्गेनिक कंटेंट जब बढ़ता है तो बैक्टीरिया को भोजन का काम करता है। ठीक है। और यहां पर प्रदूषण का मैंने आपको पहले ही बताया कि जब तक ह्यूमन हेल्थ पर एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल ठीक बात, तब तक आप उसको कंटामिनेशन तो कह सकते हैं। मतलब लेकिन प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी कह रहे हैं कि अगले 5 दिन में जो श्रद्धालु जाना चाहते हैं डुबकी लगाने वो लगाएं। हमारे राजनेताओं ने जो स्नान किया, किसी ने नहीं कहा कि उनको बुखार हो गया, सर्दी हो गया, जो भी हो गया, ऐसा तो किसी ने रिपोर्ट नहीं किया। डॉक्टर सोनकर, मैं तो कहता हूं कि बड़े नेताओं का इंटरव्यू भी आप लोगों को देना चाहिए कि नहाने के बाद उनको कैसा महसूस हुआ। कहीं कोई समस्या नहीं है डुबकी लगाने में, डॉक्टर सोनकर। इसलिए देखिए भ्रामक प्रचार नहीं होना चाहिए। डॉक्टर सोनकर, मेरी जो रिपोर्ट है, मेरी जो लेटेस्ट जो है एनालिसिस रिपोर्ट है, जो लैब में मैंने टेस्ट की है, आपकी टीम यहाँ मौजूद है, मैं उनको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा चुका हूँ जी। मेरी हिसाब से पानी एकदम सेफ है, कोई भी व्यक्ति निसंकोच आकर के स्नान कर सकता है, और मेरे को नहीं लगता कि किसी भी व्यक्ति को स्नान करने की वजह से कोई हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। किसी भी तरह से जो है ये संभव ही नहीं है। ठीक है, मतलब ये आस्था के नजरिए से नहीं, आप वैज्ञानिक नजरिए से एश्योरेंस दे रहे हैं। जो भी स्नान करके गए हैं। ठीक है, त्रिपाठी जी और डॉक्टर सोनकर, मैं अपने रिपोर्ट के आधार पर बात कर रहा हूँ, आस्था के बारे में बात करने का मेरे पास कोई आधार ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। मैंने वाटर एनालिसिस जो हाइड्रोलिक एनालिसिस की है उसके आधार पर बेहद अहम बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, और श्रद्धालुओं के लिए ये चर्चा बेहद जरूरी थी ताकि उनके सामने जो स्थिति है वो वैज्ञानिक लिहाज से साफ हो सके। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।